सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों की निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और मॉड्यूल 10 आपका दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। आप मॉड्यूल 10 को दिनांक 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य कर सकते हैं। तो साथियों, मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रश्नोत्तरी को लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और ये मॉड्यूल का अंतिम भाग है। साथियों, इस पार्ट को बहुत ध्यान से आपको करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या दिया हुआ है मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रश्नोत्तरी पर तो इस तरह से आपके निकल के इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका प्रश्न होगा, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो साथियों, राजतंत्रात्मक में निर्णय लेने का अधिकार राजा और रानी को होता है, क्योंकि अब तो बहुत कम लोग हो गए कि राजतंत्रात्मक, अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले राजतंत्रात्मक होते थे, वहाँ पर राजा और रानी को निर्णय लेने का अधिकार होता था। तो इस पे आप राजा और रानी पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। जब सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन करते हैं बच्चे तो उन्हें मॉक संसद कराया जाता है। वो क्यों कराया जाता है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना और राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद करना। तो साथियों, मॉक संसद का संचालन का मुख्य कारण होता है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, कि बच्चों में राजनीतिक कामकाज, संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित हो जाए। तो इसका थर्ड आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। आपको गलत बयान ढूंढना है। तो आपके पास दिए हुए हैं, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। बिल्कुल गलत है, महाद्वीपों का आकार ग्लोब दिखाता है, तो ये बयान आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी सही है। एक ग्लोब की विशेषताएं में अक्षांश और देशांतर हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो गलत बयान है वो आपका यही है कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और या मानक मध्याह्न रेखा। तो साथियों, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा होता है। तो इसलिए आपका आंसर मकर रेखा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन छांटने हैं। 4 कथन दिए हुए हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो साथियों, इन्हीं सभी ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन सही है कि अक्षांशों की जितनी भी रेखाएं होती हैं वे भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपको बराबर में एरो का निशान दिया हुआ है। एरो के निशान पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने पूरा प्रश्न खुल के आ जाए। मैं एरो के निशान पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही एरो के निशान पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये निकल के आ जाता है, कॉलम ए कॉलम बी।
अभी भी हमारा ओपन नहीं हुआ है पूरा। इसको ऊपर को हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे हम इसको ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास चारों ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं, शिलालेख जमीन से खोदकर निकाली गई, या स्मारक पुरातात्विक साक्ष्य ये पर या धातु की ईंट पर उत्कीर्ण है। तो पांडुलिपियाँ लिखाई, इसमें इधर ऑप्शन दिए हुए हैं चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर, नंबर 2 अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन में खोदकर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और चौथा ऑप्शन है लेखन जो या तो पत्थर की तरह सतह पर या धातु या ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो साथियों पांडुलिपियाँ जो होती हैं वे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती हैं। तो ए में हमारा थर्ड आ जाएगा। शिलालेख, शिलालेख क्या होते हैं? ये लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु की ईंटों पर उत्कीर्ण होते हैं। उसके बाद आते हैं स्मारक। स्मारक क्या होती है? हमारी अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित। और नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होती हैं? जो चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर निकाली गई। उसके बाद इसको फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास चारों ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें ए में आपका थर्ड हो जाएगा, बी में आपका फोर्थ हो जाएगा। देखते रहिए, ए में आपका थर्ड हो गया पांडुलिपियाँ हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें हो गया, बी में आपका फोर्थ हो गया, बी आपका शिलालेख है, इसमें आपका लेखन या जो पत्थर की सतह पर या धातु पर उत्कीर्ण होते हैं। सी में आपका सेकंड हो जाएगा यानी कि स्मारक अतीत से संबंधित इमारतें हो जाएगा, और डी में आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेकंड वाला आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साहित्यिक स्रोत हैं महाकाव्य, पुराण या स्मृति, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, इमारतें, गड्ढे में बना घर, सिक्का, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साथियों साहित्यिक जो स्रोत होते हैं वे हमारे महाकाव्य, पुराण, स्मृति ये सब होते हैं। तो इस पे आप फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? आपको आजीविकाओं के बारे में पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तकों पर जोर से पढ़ना बिल्कुल गलत है। ड्रा लिखें और चर्चा करें, व्याख्यान विधि का उपयोग करना और बहसों का आयोजन करना। तो साथियों अगर आपको विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाना है तो आपको ड्रा, लिखें और चर्चा करनी होगी। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि किन लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसको आप यहां से क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। इस तरह से समान अवसर हैं तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित ज्ञान, व्याख्यान विधि का उपयोग करना और केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। तो साथियों शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने की सबसे सटीक होगी जांच करना कि किन लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो ये आप परियोजना आधारित ज्ञान होगा तो इस पे परियोजना आधारित ज्ञान पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तो साथियों सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इसका आपका सेकंड आंसर सही होगा। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन आपने किए, टोटल क्वेश्चन आपके 10 हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्ड आपके 10 हो जाएंगे। आपने स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं किया। इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 10 ऑफ 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली को ध्यान से कर लीजिए। केवल वीडियो को देखकर प्रश्नों को आपको उत्तर ही नहीं देने हैं, इनको ध्यान से समझना भी है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।